Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसमें हम काइनेमेटिक्स से यानी कि मोशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने को हैं। कुछ टर्म्स को मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूँगा, जिनमें है नंबर 1 पे स्केलर्स, वेक्टर्स, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती हैं, इनको मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद ये टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। आपको इनका भरपूर तरीके से जो है वो आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये मैं आपसे डिमांड करता हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की थी और हमने ये जाना था कि क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सूटेबल यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ। हमारे पास एक क्वांटिटी है, मैं इसको बोलता हूँ 5 किलोग्राम। ये क्वांटिटी है, मैस का यूनिट है किलोग्राम। और इसके अलावा मैं एक और जो है वो क्वांटिटी लिखता हूँ 10 सेकेंड्स, ठीक है। दीज आर टू क्वांटिटीज, 5 किलोग्राम्स एंड 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक प्रॉपर यूनिट और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपके सामने ये दो क्वांटिटीज़ लिखी हैं, 5 किलोग्राम एंड 10 सेकेंड्स। 5 जो डिजिट मैंने साथ लिखा हुआ है दैट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड, और केजी जो है दैट इज़ द यूनिट। जब हम इसको पूरे को पढ़ते हैं तो हम इसको पूरे तौर पे समझ पाते हैं 5 किलोग्राम, यानी कि ये हमें पूरा मीनिंग देता है, पूरी समझ आती है कि ये किसी क्वांटिटी का मैस है, ठीक है, जिसको हम बात कर रहे हैं 5 किलोग्राम्स। 5 किलोग्राम शुगर, 5 किलोग्राम राइस एट्सेट्रा, ठीक है। ये सेकंड जो क्वांटिटी है दैट इज़ 10 सेकेंड, दैट इज़ टाइम, ठीक है। हमें पता लग जाता है, पूरी समझ आ रही है कि ये 10 सेकंड की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ। मैग्नीट्यूड और यूनिट को हम लिखते हैं तो हमें उनको पूरी तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं। सो वो क्वांटिटीज़ जिनको पूरी तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। The quantities which can be described completely by a magnitude and a suitable unit are known as scalars, ठीक है। इंग्लिश में ये हो गया इसका, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए। उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ, सिर्फ इन दोनों के साथ हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि हेडमराला से सियालकोट कितनी दूर है, ठीक है, या किस जगह पर है, तो हमें इसका जो है वो एक तो बताना पड़ेगा कि इट इज़ 20 किलोमीटर सियालकोट फ्रॉम हेडमराला। लेकिन ये पूरा हमें जो बात है, पूरी बात जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जो बंदा पहली दफ़ा आया है, जिसको पता नहीं है, वो तो परेशान हो जाएगा कि यार ये इसने 20 किलोमीटर कहा है, लेकिन किस साइड पर, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरी तौर पे बात को समझाने के लिए जो है वो डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तब हम पूरी बात को जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे और जिसके साथ बात हो रही है वो इसको पूरे तौर पे समझेगा, ठीक है। सो रिज़ल्ट ये निकला। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम
सुबह जब स्कूल आते हैं तो एक जो बंदा है वो आपको रास्ते में, उसकी गाड़ी बेचारी की सर्दियों में स्टार्ट नहीं होती, तो वो आपको कहता है यार ये मुझे थोड़ा सा धक्का लगा दो। आपको पता है सम टाइम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सम टाइम लोग आगे से पीछे को धकेल रहे होते हैं, सम टाइम पीछे से आगे की तरफ धक्का लगा रहे होते हैं। तो हमें ड्राइवर को पूछना पड़ेगा कि भाई किस साइड पर धक्का तो हम लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको फ्रंट से या बैक से धक्का लगाना है। मतलब ये कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमें फोर्स लगानी है, लेकिन किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सब की सब क्वांटिटीज़ डायरेक्शन को एक्सप्लेन किए बगैर नहीं समझी जा सकती। सो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर समझाने के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, जो है वो हमें डायरेक्शन को डिस्कस करना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। ठीक है, सो ऊपर की हम अगर बात करें तो इनमें स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाता है लेंथ, मैस, टाइम, ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन वो क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, सच क्वांटिटीज़ आर नाउन एज वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनमें है फोर्स, वेट, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। अब ये आप कुछ टर्म्स आपने नहीं सुनी होंगी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम। ठीक है, परेशान नहीं होना, जब इनकी बारी आएगी मैं अब ये भी आपको खुदा के फजल से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को जो है हम अब आगे जो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। किसी वेक्टर क्वांटिटी को जब हमने लिखना होता है तो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं इंग्लिश के, ABCD एट्सेट्रा। कैपिटल भी होते हैं, स्मॉल भी, उनको बोल्ड करके लिखा जाता है। पहली बात तो ये कि डिनोट किस तरह किया जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं फोर्स की बात कर लेता हूँ। फोर्स ये है, इसके ऊपर एरो लगाया जाएगा इस तरह से या फिर इस तरह से, सम टाइम इसको पूरा एरो जो है वो बनाया जाता है। सो वेक्टर क्वांटिटीज को जब लिखने की बारी आएगी तो एरो साइन होगा और जो भी लेटर आप यूज करेंगे दैट विल बी रिटन बोल्ड। ठीक है, ये इसका पहली बात तो इसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। जो इनमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एरो साइन यूज करना चाहिए हमें। ठीक है जी, सो एरो साइन आप लिखेंगे तो वो वेक्टर को इंडिकेट करेगा। अगर आपने एरो साइन नहीं दिया हुआ तो स्टूडेंट वो याद रखें वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये जब उसके होते हैं ना एग्ज़ाम्स जो होते हैं, मतलब कंपटीशन के जो मुकाबले का जो इम्तहान होता है, उसमें स्टूडेंट्स ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने अपनी तरफ से वेक्टर लिखा होता है, जैसे कि आप बात कर लें बोर्ड में जो पोजीशंस होती हैं, मेरे एक सारे हैं वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा फैसला करने की बारी आई, बोर्ड के पेपर थे और बच्चों के मार्क्स बिल्कुल, आपको पता है जो टॉप 3-4 पोजीशंस होती हैं वो बड़ी सख्त कंपटीशन होता है उनमें। तो वो कह रहे थे कि मैंने वो पेपर चेक किए फिज़िक्स के, तो मुझे उनमें मिस्टेक्स नज़र नहीं आती थी। एक बच्चे ने जो है वो सिर्फ, मैंने जब गौर से देखा तो उसने वेक्टर क्वांटिटी को लिखा था लेकिन ऊपर एरो का साइन नहीं दिया था। तो एरो का साइन नहीं देंगे तो दैट क्वांटिटी विल बी कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मेरी बात आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं। ये तो हो गया इसको इस तरह। डोनेट हम जो है वो डिनोट हम इसको इस तरह से करते हैं। आगे हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे भाई? तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन और एक साइड पर एरो साइन होता है, और ये जो इसको हम हेड बोलते हैं और इस साइड को हम बोलते हैं टेल, और इसको हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, ये इसका हेड है और ये इसका क्या है, टेल। अभी आपके जहन में शायद ये बात आ रही हो कि सर इस लाइन को कितना लंबा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड लिख देता हूँ आपको। एक क्वांटिटी है ना, फोर्स मैंने आपको बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लिख देते हैं 200 न्यूटन्स।
लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद भी रहे। 200 न्यूटन। न्यूटन बताता है कि ये क्वांटिटी फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, ये फोर्स है और वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इसका एक जो है वो आप लेंगे इसके डायरेक्शन को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये आपने इसको लिखना है पहले, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्केल जो है, सेकंड स्टेप में हमें एक स्केल जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। बेशक आप ये लिख दें इस तरह से। उस स्केल में आपकी मर्जी है। 200 न्यूटन्स हैं तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये स्केल बड़ा सूटेबल सा होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने पेपर के ऊपर जो पेंसिल से जो लाइन वगैरह आप लगाएंगे मोस्टली ये सेंटीमीटर्स में मेजर की जाती है, ठीक है। ये बड़ा रीजनेबल सी एक यूनिट है, ना बहुत लंबी है ना बहुत छोटी है, ठीक है। सो स्केल में अगर हम ये कह देते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 200 न्यूटन जो होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो वो तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, पेज के ऊपर पूरी नहीं आएगी। या अगर मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर भी लिखूं तो वो भी शायद मतलब आंखों को अच्छी ना लगे, लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी स्केल ठीक नहीं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा कर लेते हैं जी, चले 100 न्यूटन कर लेते हैं। 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 200 में कितने हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। वो भी लाइन छोटी हो जाएगी। तो एक दरमियानी सा जो रास्ता है वो हम ले लेते हैं। 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होते हैं तो 200 कितने के होंगे? ऑब्वियसली 10। 200 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अभी स्टूडेंट्स ये वेक्टर, अभी तो ये वेक्टर है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि इसके लिए डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। तो हम इसको लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये ठीक है। सो अभी इसकी डायरेक्शन भी हमने लिखनी है, वो भी हमने इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। चले देखते हैं। इसका मतलब है ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसका मतलब ना तो ये सिर्फ ईस्ट है ना सिर्फ नॉर्थ है, तो ये दोनों के बीच में है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। सो हम स्केल से बिल्कुल 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है वो, मैंने स्केल से नहीं, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप स्केल से लगाएंगे। डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये इसकी टेल होगी 200 न्यूटन। डायरेक्शन ऐसे नहीं आप कह सकते कि सर आपने ऐसे इसका, नहीं, बिल्कुल इस स्केल के अकॉर्डिंग। अगर ईस्ट साउथ होगी तो इसकी लाइन की डायरेक्शन है, तो आपका वेक्टर भी इस तरह से होगा, ठीक है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं ए, ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। सो पहले आप स्केल लिखेंगे, फिर उसके बाद एक सूटेबल जो है वो स्केल फिक्स किया जाएगा। पहले उसकी डायरेक्शन को आप ये लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, फिर स्केल, उसके बाद फिर स्केल के अकॉर्डिंग जो है वो लेंथ। अभी जो इसकी लेंथ है स्टूडेंट वो रिप्रेजेंट करती है इस मैग्नीट्यूड को, और जो इसकी डायरेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड बताए हैं। वेक्टर को डिनोट किस तरह किया जाता है, नंबर 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है ग्राफिकली। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो आपको ये लिखना है, आपकी बुक के ऊपर इसके क्वेश्चन होंगे, वर्डिंग बड़ी खूबसूरत लिखी होगी, हेल्पिंग बुक्स पर ये मौजूद होंगी। मेरा काम था इसको आसान करके आप तक पहुंचाना। मैं उम्मीद करता हूँ वेक्टर्स और स्केलर्स की आपको समझ आ चुकी होगी। इसका जिक्र नेक्स्ट चैप्टर में टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे कि फलां क्वांटिटी बताएं स्केलर है या वेक्टर है। अगर आपको अब अच्छे तरीके से इनके पॉइंट्स याद होंगे कि स्केलर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वेक्टर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ में, ठीक है। चलिए जी आगे हम चलते हैं। पोजीशन, ये पोजीशन क्या होती है? पोजीशन हमारी जो है वो हमारी कुछ माशरे में पोजीशन होती है, फैमिलीज़ में पोजीशन होती है। हम उस पोजीशन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं
पोजीशन जो फिज़िक्स में डिस्कस होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई दोस्त आ जाता है तो स्टूडेंट्स वो मुझे पहली दफ़ा मिलने आएगा तो मैं उसको बताऊंगा यार हेडमराला में तुम आ जाओ, मैं हेडमराला में रहता हूँ। ठीक है, हेडमराला में वो आके बेचारा पूछेगा यार किधर, तो मुझे अपनी जो पोजीशन है वो बताने के लिए मुझे किसी मशहूर पॉइंट का जिक्र करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा पेट्रोल पंप है, या मुझे ये बताना पड़ेगा इसके साथ ये वाली जगह है। ठीक है, सो हम किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए किसी रेफरेंस का सहारा लेते हैं। जब हम किसी रेफरेंस की मदद से किसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं। ठीक है, सो इसको डिटेल में आपकी यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ये ग्राफ में हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जब ये आपका आएगा डिटेल में, मैं वहाँ पर डिटेल में बात करूँगा। जितना आपकी बुक में इधर है मैं वही डिस्कस करने को हूँ। सो हम इसको समझने के लिए देख लेते हैं जी। आपका स्कूल किधर है, आपके घर से कहाँ पर है। तो जब हम अपने घर से अपने स्कूल को एक्सप्लेन करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ आवर हाउस, जब हम स्कूल को डिस्कस करते हैं तो हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ हमारा स्कूल है यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ S से, और हमारा घर है यहाँ पर होम H, इधर मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ से ये जो लाइन दोनों के बीच में बनेगी, ये इसकी पोजीशन को शो करते हैं कि हमारे घर से हमारा स्कूल इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, इतनी दूर है। तो ये क्या होगी, हमारी पोजीशन। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ पोजीशन की भी आपको समझ आ चुकी है। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलें आप ज़रा गौर से वाइट बोर्ड पे देखिए, मिस नहीं करना, साथ ही रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक साथ ही होंगे। फ़र्ज़ करते हैं मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस जगह को नाम दे देता हूँ A। इधर से बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल पर यहाँ पर रोड आती है, रोड से फिर मैं इस गली में चला जाता हूँ, फिर ये लंबी सी गली इधर आती है, फिर इधर घूमकर फिर इधर से गलियों में होते 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 जनाब मैं इधर आ जाता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ B। ठीक है, ये मेरी करंट पोजीशन ये है। मैं यहाँ से निकलता सड़क से होते हुए गलियों में, गलियों से होते हुए इस पॉइंट तक पहुँच जाता हूँ। सो ये जितना मैंने रास्ते को फॉलो किया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच में जो रास्ते को हमने फॉलो किया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगर ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से भी, कैपिटल S, समटाइम इसको स्मॉल d से भी हम लिखते हैं। मेरा ख्याल है S से ही है ज़्यादातर, लेकिन कुछ बुक्स में मैंने इसको स्मॉल d भी पढ़ा हुआ है। सो ये है हमारा डिस्टेंस, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जब हम इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे रास्ते चेंज होंगे, डायरेक्शंस बहुत दफ़ा चेंज होगी। सो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, भाई अगर मैं इधर गौर से देखूं तो A से लेके B तक जो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो ये बनता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट जितनी मर्जी आप बना लीजिए, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। A और B के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और याद रखें डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर है, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। याद रखें हमेशा ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी पाथ आप फॉलो कर लीजिए बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस, वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
सो अगर पैदल जाऊंगा तो मैं इधर इस रास्ते को फॉलो करूंगा, तो मैं क्या ट्रैवल कर रहा हूँ, डिस्टेंस। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के जाएंगे तो हेलीकॉप्टर जो है वो तो इस तरह से नहीं मूव करेगा ना, वो बाउंड नहीं है इन गलियों के ऊपर ट्रैवल करने के लिए, वो तो सीधा यहाँ से उड़ेगा और इधर आ जाएगा। सो ये जो है शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्वांटिटीज़ को हम लेंथ की जो यूनिट्स हैं वो यूज़ होती हैं, मीटर भी यूज़ होते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर्स एटसेट्रा। सो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, किलोमीटर। ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होगा, लेकिन आगे इसके प्रीफिक्सेस यूज़ करने, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर एटसेट्रा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म्स आपको समझ आ चुकी होंगी। स्टूडेंट्स, वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग और कीप लाइकिंग। आपकी वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड पर ब्लैक कलर का ये वाला अंगूठे का निशान होगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा और मेरी वीडियो लाइक हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे, यूट्यूब जो है वो उसकी पॉलिसी है कि जिस वीडियो को लाइक नहीं मिलेगा वो आगे रिकमेंड नहीं होगी। तो दूसरे स्टूडेंट्स तक और दूसरे लोगों तक भेजने के लिए आपके लाइक की ज़रूरत है। वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स कीजिए। वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, फुल बुक 9th 10th फिज़िक्स और केमिस्ट्री सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले अगली मेरी वीडियो आपको आएगी। Thank you for watching. Keep learning, keep marching. May God bless you.